अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है वेव नेचर ऑफ अ मैटर। फिर हम इसमें देखेंगे डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस क्या है और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, क्या ये हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटली अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। तो शुरू करते हैं। वेव नेचर ऑफ मैटर, इससे पीछे जितने भी टॉपिक आपने पढ़े वो रेडिएशन की पार्टिकल नेचर थे, जिसमें कॉम्पटन फैक्ट था, जिसमें आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट था, जिसमें आपने रेडिएशन को पार्टिकल के तौर पे इंटरेक्ट करते हुए देखा। तो ये एक बिल्कुल ही कह लें नया ही सोच थी कि आप वेव नेचर सोचो मैटर की। यानी कि आपके पास कोई एक्सपेक्ट सोच नहीं सकता था कि ये इस तरह का कंसेप्ट है फिजिक्स का। क्या मतलब, या अब इसमें यानी सादा सादा लफ्जों में बात करें तो आप सोचोगे कि जो मैटर है वो वेव की तरह बिहेव करे, ठीक है, और उसमें आपके पास तमाम खूबियां वेव वाली आ जाए, यानी वो आ ना जाए, यानी वो जाहिर करे। ये एक बेसिक सी अप्रोच है वेव नेचर ऑफ मैटर की। अब ये हमें बताता है कि मैटर अब चूंकि वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो वो रिफ्लेक्शन भी करेगा, इंटरफेरेंस भी करेगा, रिफ्रैक्शन भी करेगा, डाइफ्रैक्शन भी करेगा। यानी वेव्स की जितनी खूबियां हैं वो सब की सब मैटर की मदद से मैटर शो करेगा, जाहिर करेगा। अब अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखें तो बुनियादी तौर पे डेविसन और जर्मन ने 1925 में इंडिपेंडेंटली, जेपी थॉमसन ने 1926 में दिखाया कि इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल से स्कैटर्ड होते हैं और वो जब स्क्रीन पे गिरते हैं तो एक डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनता है, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न जैसे एक्सरे ने डाइफ्रैक्शन करके बनाया था। तो इसका मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक प्रूफ था इस चीज का। अच्छा, अब क्या हुआ, जितने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं जिनका मैस इंतहाई ना होने के बराबर या है ही नहीं, फोटॉन, या जिनका इलेक्ट्रॉन की तरह इंतहाई कम है, उन सब के पास वेव प्रॉपर्टीज होती हैं और उनका जो मोमेंटम होगा उनकी वेवलेंथ के बीच में एक फंडामेंटल रिलेशनशिप आएगा। वो क्या रिलेशनशिप होगा वो भी हम देखते हैं डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस के मुताबिक। तो ये अब आपको वेव नेचर ऑफ मैटर का आइडिया हो गया कि हम क्या देखने वाले हैं। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है, तो आपके पास 1923 में डी ब्रॉगली एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था। उसने एक बहुत ही अजीबोगरीब सी सजेशन दी कि जैसे लाइट आपके पास पार्टिकल बिहेवियर दिखा रही है कॉम्पटन फैक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट में, तो इसी तरीके से जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो एग्जिबिट करे वेव लाइक बिहेवियर, ठीक है। उसने कहा कि जितने भी मूविंग मैटर होंगे उनके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेंगे जैसे वेव बिहेव करती है, ठीक है। इसीलिए बाज दफा ऐसी वेव को मैटर वेव का नाम भी दिया जाता है। तो अगर प्रॉपरली डिफाइन किया जाए तो जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है, और जो पार्टिकल की मोशन है वो ऐसे जैसे आप यानी आप समझेंगे वेव मूव कर रही है। तो इन वेव्स को डी ब्रोगली वेव कहेंगे और मैटर वेव्स का नाम कहा जाता है। अब अगर इसका मैथमेटिकल देखा जाए तो डी ब्रोगली ने कहा कि एक फ्री पार्टिकल जिसका रेस्ट मास m है, जिसकी नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी v है, उसकी वेवलेंथ जो उसके साथ एसोसिएट होगी लैम्डा होगी। और अगर आप उसे मोमेंटम के साथ रिलेट करना चाहते हैं तो मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी होता है। तो अब अगर मैं एनर्जी ऑफ फोटॉन देखूं तो प्लैंक्स अकॉर्डिंग के तो E इज इक्वल टू एच एफ। आइंस्टाइन का जो टूल था E इज इक्वल टू एम सी स्केयर। दोनों को कंपेयर करो, लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड सेम होनी चाहिए, C से डिवाइड कर दो। अब आपके पास सी से कट जाएगा, एम सी पी इज इक्वल टू एम पी होता है तो एम सी मोमेंटम के तौर पे आ जाएगा। एफ बाई सी को आप मान सकते हो 1/लैम्डा, तो पी बराबर आ जाएगा किसके, h/लैम्डा के। ये जनाब आपकी डी ब्रॉगली इक्वेशन कहलाती है। अगर आप लैम्डा को पी इक्वल टू एम वी लेते हो, क्रॉस कर दो तो h/mv बराबर आ जाएगा लैम्डा के। जैसे मैंने कहा ये बहुत मशहूर डी ब्रॉगली इक्वेशन है। अब अगर हम इसको एक और पैराए में देखें कि हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना चाहते हैं किसी पार्टिकल की जिसके पास मास भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है, तो आप अब उसमें कैसे देखेंगे कि हाफ एम वी स्केयर बराबर आ जाएगा वीई के, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ये वो पोटेंशियल जो बैटरी ने उस पार्टिकल को दिया होगा। तो यहां से 2 दूसरी तरफ ले जाए, एम से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दे तो एम स्केयर वी स्केयर 2m वी आ जाएगा। एम वी दोनों साइडों का स्केयर रूट उठा लो, तो अब ये एम वी हम इक्वेशन 4 में लगा सकते हैं। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा h/mv, mv की वैल्यू लगाई जा सकती है। ये वी आपकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर था तो इसे काइनेटिक एनर्जी भी लिखा जा सकता है,
ठीक है, तो ये टूल आप तब इस्तेमाल करेंगे अगर आपको पार्टिकल की एनर्जी दी हो, ठीक है, तब आप उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम करेक्टरिस्टिक्स माने कि भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ की क्या खूबियां होंगी, सबसे पहले जितना हल्का पार्टिकल होगा उतनी बड़ी वेव उसके साथ एसोसिएट होगी, यानी उसमें वेव बिहेवियर उतना ज्यादा होगा। जितना फास्ट पार्टिकल चलने वाला होगा उसके साथ वेव एसोसिएट उतनी कम होती जाएगी, यानी रेसिप्रोकल है। फिर आपके पास अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ को मैं कहता हूं इनफाइनाइट है, यानी इतनी बड़ी है, तो आप कहोगे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, तो इसका मतलब जो वेव आपके पास जो प्रोड्यूस होनी है वो सिर्फ वेलोसिटी तब मूव होनी है जब पार्टिकल ने चल रहे होना है, रेस्ट वाले पार्टिकल ने कोई वेव प्रोड्यूस नहीं करनी। अगर वेवलेंथ इनफाइनाइट है तो सोचो क्रस्ट और ट्रफ कितनी बड़ी होगी, आपको नजर ही नहीं आएगी, समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द जो वेव मैटर है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो डिपेंड करेगा किस पे, पार्टिकल की वेलोसिटी पे। ठीक है, और आपके पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो जबकि वो कांस्टेंट होती है, सॉरी यहाँ पे मैंने वेलोसिटी लिख दी है, यहाँ पे वेवलेंथ आएगा कि आपके पास जो वेवलेंथ है वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो डिपेंड करेगी किस पे, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पे। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं, वो तो कांस्टेंट होंगी, तो मैटर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिर्फ आपके पास चार्ज की ऑसिलेशन से आती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होता है, तब वो पैदा होती हैं। अच्छा, जो वेव नेचर आपकी एसोसिएट है उसमें अनसर्टेनिटी होगी पार्टिकल की, क्योंकि पार्टिकल तो चल रहा है वेव की सूरत में, आपको तो वेव दिख रही है, तो आप उसकी पोजीशन के बारे में अनसर्टन हो जाएंगे। फिर आपके पास जो डी ब्रोगली वेवलेंथ के आप फार्मूला देखें तो वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, यानी पार्टिकल के चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, कुछ भी हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क किस पे है, मैस और वेलोसिटी पे। फिर अगर मैं कहूं कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के पास पास है, तो आप रिलेटिविस्टिक मैस आ जाएगा, m इक्वल टू एम नॉट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो लैम्डा का जो फार्मूला बनाया था एच ओवर एम भी, उसमें m की वैल्यू लगा देंगे, ये बटे के नीचे बटा है ऊपर चला जाएगा, तो ये इस तरीके से वेवलेंथ निकलेगी रिलेटिविस्टिक मैस वाले स्पीड वाले पार्टिकल की। अब अगर इसको प्रूफ करना है कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी होता है हाइपोथेसिस के नहीं, तो इसमें जो दो साइंटिस्ट थे डेविसन जर्मर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसका अगर आप सेटअप देखो तो आपको एक इलेक्ट्रॉन गन दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक हीटेड फिलामेंट है। ये हीटेड फिलामेंट क्या करेगा कि आपके पास, आपने इसे एक इसके आगे पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, ठीक है, और जब आपके हीटेड फिलामेंट से कैथोड से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे इलेक्ट्रोड से जो उसको पोटेंशियल देंगे, एक्सलरेट करेंगे, तो 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मोनोएनर्जेटिक बीम जो इलेक्ट्रॉन है वो इस गन से निकलेगी। यहां तक ये गन शुमार होगी जिसमें हीटेड फिलामेंट है और इलेक्ट्रोड है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकले ये जाके हिट कर रहे हैं किसको, निकल क्रिस्टल को, आप तो देख रहे हैं। फिर ये मुख्तलिफ सिमतों में चले जाएंगे, डाइफ्रैक्ट हो जाएंगे। तो आप जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ये जो डाइफ्रैक्शन बीम है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो इसकी इंटेंसिटी 35 डिग्री पे सबसे कम है और 50 डिग्री पे इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आपके पास अगर हम क्रिस्टल को टर्न करते हैं एक्सिस पैरेलल के इंसिडेंट बीम के, तो आपने इस पूरे ऑपरेटर्स को एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखा हुआ है ताकि बाहर से कोई आपके पास इंटरफेरेंस ना हो सके। तो ये बेसिक सी आपकी थीम थी। अब आपको इसका अगर मैथमेटिक्स देखना हो तो आप, जाहिर सी बात है ये बिल्कुल डाइफ्रैक्शन एक एक्सरे की मानी होगी, तो आपने इसमें जो डी ब्रोगली इक्वेशन को अगर हम देखना चाहते हैं 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, ये ब्रैग्स लॉ है बुनियादी तौर पे। तो यहाँ पे m आपके पास, मैं लिख देता हूँ, ये मैंने गलत किया हुआ है, तो ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग आप इसे लेके चल रहे हैं तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा आ जाएगा। तो आपके पास m1 ले लोगे, यानी ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर से रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, दो आपके निकल के स्पेसिंग होती है 0.9110 फिर आप यहाँ से जो एंगल डाइफ्रैक्ट हो रहा है 50 डिग्री हो रहा है, वो 50 आप निकालोगे तो 65 बन जाएगा। वो जस्ट सिंपल ज्योमेट्री मैंने कर दी है, आप समझ सकते हैं। तो वैल्यू प्लेस करेंगे 1.65 10 मीटर आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब अगर हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं डी ब्रोगली के रिलेशन से, वहां पे तो ब्रैग्स लॉ लगा था। अब जो हमने अप्लाइड वोल्टेज था 54 वोल्ट था, एच
ओवर स्क्वायर रूट 2 MV हमने अभी पीछे टूल बनाया, इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, V पोटेंशियल है, E चार्ज है, तो 1.66 10⁻⁻10। तो अगर आप ब्रैग्स लॉ की मदद से देखो और अगर आप डी ब्रॉगली रिलेशन की मदद से देखो, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये थ्योरेटिकल है, तो आपके पास ये बहुत अच्छे एग्रीमेंट में ऑलमोस्ट इक्वलेंट आ गया है। तो इसका मतलब उसने एक तरह से जो हाइपोथेसिस था उसकी करेक्शन साबित होगी कि अगर इलेक्ट्रॉन का वेव बिहेवियर अगर होता थ्योरेटिकली तो इतना होता, मगर प्रैक्टिकली भी उतना ही आ रहा है। तो आपके पास याद रखने की बात है कि जो इलेक्ट्रॉन का डायफ्रैक्शन पैटर्न था वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे एक्सरे की डायफ्रैक्शन का पैटर्न था। तो ये वेव नेचर समझाता है हमें किस चीज की, पार्टिकल की। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने देखा कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या था, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखी। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।